हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरिस सारथी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस आंसर राइटिंग गाइडलाइंस फॉर द बिगिनर्स। जैसे कि आपका आरजेएस का प्री हो चुका है एंड अब क्या होगा, आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। अब मेंस एग्जामिनेशन कब होगा, तो उन्होंने बताया था कि वी विल नोटिफाई द सून। अब मेंस आंसर राइटिंग गाइडलाइंस फॉर द बिगिनर्स, ठीक है। अब हम बात करें अगर प्री की, तो प्री तो सबका रहता है यार, प्री तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, पर यार मेंस में प्रॉब्लम आती है। तो आपने कभी क्या ऐसी अप्रोच अपनाई है जिससे हमारे मेंस आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं हो? जनरली हम क्या करते हैं यार, पढ़ते रहते हैं, बस हमको मेंस में आंसर तो लिख के आना है। या फिर क्या होता है कि अरे बैरेक का एक एक प्रोविजन तो रटा है, बस जाके छाप देंगे। तो क्या ये सही अप्रोच है आपके मेंस आंसर राइटिंग की? तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आपके राइट अप्रोच क्या होना चाहिए। क्या आप बिगिनर है तो आप मेंस आंसर राइटिंग में आंसर कैसे लिखें, ठीक है। देखो, वॉट मेक यू आंसर राइटिंग परफेक्ट? आपके आंसर राइटिंग कैसे परफेक्ट बनती है? भाई घर पे आप खूब पढ़ते हो, खूब लिखते हो, ठीक है, फिर उसके बाद खूब राइट करते हो, पर एट द एंड मैटर क्या करता है? एट द एंड मैटर क्या करता है, जब आपने जो कॉपी में, जो आपकी मेंस आंसर राइटिंग की कॉपी है, उसमें आपने जो लिखा ना, वो एट द एंड आपका मैटर करता है। फिर चाहे आपने उसमें 2 लाइन की जगह 1 लाइन लिखी हो, आधी लाइन लिखी हो, आपने घर पे 5 लाइन भर के लिखी हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन एट द एंड मैटर क्या करता है? आपने जो आपकी कॉपी में लिखा। लेकिन व्हाट मेक्स योर आंसर राइटिंग परफेक्ट? इन सबको तो छोड़ दो, लेकिन आपकी आंसर राइटिंग परफेक्ट क्या बन सकती है? आपकी आंसर राइटिंग परफेक्ट बनती है, ठीक है। आपकी आंसर राइटिंग परफेक्ट कब बनती है? जब आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया। सपोज आपने क्वेश्चन आपको दिया है कि राइट डाउन ऑल द फंडामेंटल राइट्स विद देयर एक्सेप्शंस, तो आपने क्या करा, बस हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अरे फंडामेंटल राइट्स आया, हमको फंडामेंटल राइट्स लिखना है। अरे फंडामेंटल राइट्स के साथ आगे भी तो क्वेश्चन पढ़ो। आप क्या करते हो, बस हमने क्वेश्चन पे लुक कर लिया और फिर हमने उसको लिखना स्टार्ट कर दिया। ये जो है आपकी अप्रोच, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, वॉट एवर यू हैव रीड, स्टडीज एंड प्रैक्टिस, जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने समझा, जो भी आपने लिखा, वो आपके काम नहीं आएगा। आपके काम क्या आएगा? एट द एंड जो आप आंसर राइटिंग में लिख के आए हो। सबसे पहली चीज, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप क्वेश्चन पेपर पढ़ना सीखो। जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में क्या देके रखा है, वो अप्रोच अपनाओ, टाइम लिमिट अपनाओ। आपने क्या करा है, क्वेश्चन पढ़ा, बस आप उस क्वेश्चन को वैसे लिखो, उस फॉर्मेट में लिखो। आपको सपोज अगर आप डीएवीवी से हो तो आप डीएवीवी वाली अप्रोच मत अपनाओ कि अरे हमको 16 नंबर के क्वेश्चन में सिनॉप्सिस लिखने हैं और दे भर कॉपी, बीच में गाने भी लिख देंगे, एग्जामिनर चेक नहीं करेगा। अरे नहीं, आप सेमेस्टर एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप जो है क्या दे रहे हो, जुडिशरी के एग्जाम दे रहे हो। सेमेस्टर एग्जाम और जुडिशरी के एग्जाम में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। एट द एंड व्हाट मैटर्स इन यू गेट योर मार्क्स, व्हाट द एग्जामिनर एक्चुअली रीड्स, ठीक है। आपको आपके मार्क्स कैसे मिलेंगे? आपके आपके एग्जाम मार्क्स ऐसे मिलेंगे कि सपोज आपने फंडामेंटल राइट्स में लिख दिया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर में कि राइट डाउन ऑल द फंडामेंटल राइट्स एंड देयर एक्सेप्शन। आपने क्या करा, पूरे 12 से लेके 35 तक आपने पूरे फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया और लिखे जा रहे। अरे नहीं, आपसे 4 नंबर में पूछा है तो आप 4 नंबर के अकॉर्डिंग समझाओ। आप बता दो कि 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स बताता है, आर्टिकल 14 में 4 बातें हैं, उसको उस तरीके से समझाने की कोशिश करो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर of the day you get your marks, what the examiner actually reads, number of hours put in your studying doesn't matter। आपने कितने घंटे पढ़ी, आप कितने रात जगे, आप कितने रात नहीं जगे, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, आपने किससे पूछ के पढ़ा, अरे मेरी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी, भैया आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, ये आप और मैं जज नहीं कर सकते। जज कौन करेगा? जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक एफिशिएंट आंसर राइटिंग कर सकते हैं, उसको चेक करवा सकते हैं। बिल्कुल समराइज वे में हमको लिखना रहता है। ऐसा नहीं कि हम 4 नंबर में सारी चीजें भर दो कॉपी लेके दो, नहीं। अगर मैं बात करूं आरजेएस में, तो आपको पर्टिकुलर अगर आपका मेंस एग्जामिनेशन देते हो तो उसमें एक क्वेश्चन देके रखा रहता है, साथ में उसकी वर्ड लिमिट रखे रखी होती है, साथ ही साथ उसमें 3-4 लाइन अगर देके रखी हो तो 3-4 लाइन में आपको जस्ट वो आंसर करना रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिक थिंग्स टू कीप इन माइंड अबाउट द मेंस आंसर राइटिंग। देखो, मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको क्या क्या दिमाग में अपनी चीजें रखनी चाहिए, क्या क्या आपको आपके दिमाग में फिट करना है, जिससे आप अपनी आंसर राइटिंग और भी इफेक्टिव बना सको और बहुत अच्छी बना सको। क्योंकि आपके मेंस आंसर राइटिंग में क्या होता है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहता है। अगर आप जनरल से हो तो आपको 40% लाना है, और अगर आप SC/ST से तो आपको 35% लाना है। तो आप किस तरीके से लाओगे, ठीक है। पहली चीज आपको माइंड में रखनी, योर आंसर शुड आंसर व्हाट द क्वेश्चन हैज
एक्चुअली आस्क्ड, ठीक है, आपका आंसर वही आंसर करे जो आपके एग्जामिनर ने आपके क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, एंड दैट टू इन मैनर दैट इज प्रिसाइज, क्लियर, नीट एंड इलस्ट्रेटिव। मैंने आपको पहली ही चीज बोल दी क्या, कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है और क्या हमें देना है। फिर साथ में आपके क्या बोला, नीट एंड क्लीन, आपकी आंसर राइटिंग जो आपकी हैंड राइटिंग है उसके उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को साफ सुथरा बना सकते हो, ठीक है। इलिस्ट्रेटिव, आपको क्या करना है, हो सके तो आपके आंसर राइटिंग को आप प्रिसाइज वे में लिखो। प्रिसाइज वे क्या होता है, एक शॉर्ट वे में आपके आंसर को लिखना। साथ ही साथ क्या बोला गया, इलिस्ट्रेटिव, आपको आपके आंसर में क्या रखना है, इलिस्ट्रेशंस भी डालने हैं, जहां आपको जरूरत लगे वहां केस लॉ भी डालना है। लेकिन अगर हमको पता है कि अरे यार फंडामेंटल राइट में कितने 20 केस लॉ है, तो हमको 20 लिखने हैं यहाँ पे, क्योंकि 20 ही तो इंपॉर्टेंट है। हमको हमारे टीचर ने बताया था कि आपको 20 केस लॉ फंडामेंटल राइट्स में पढ़ने हैं और आपको एग्जाम में है तो लिखना है। अरे हमको बताया था कि 20 फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको टाइम के अनुसार, नंबर की मार्किंग की स्कीम के अनुसार हमको उसमें केस लॉ डालने हैं, ठीक है। चीजें तो सारी इंपॉर्टेंट है, खाने में तो सभी चीजें अच्छी लग रही, लेकिन सब खाओगे तो भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो यही चीजें आपके एग्जाम में भी होती है, ठीक है। अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द क्वेश्चन थ्रूली, आपको क्या करना है, एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप अगेन क्वेश्चन को रीड करो। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे एक लाइन देख ली, अरे ये तो पढ़ा है बस इसमें यही लिखना है, ऐसे नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, उसमें लिखना क्या बेसिकली की पॉइंट्स याद करो, फिर हम उसको फ्रेम करो, नहीं तो क्वेश्चन में क्या होगा, आपके आंसर में गड़बड़ी होगी। तो अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द क्वेश्चन थ्रूली, योर आंसर शुड हैव द प्रॉपर स्ट्रक्चर इन योर आंसर, ठीक है। आपका जो एक आंसर होगा ना उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, देखो सपोज अगर आप क्या करते हो, हम एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, तो हम सेमेस्टर एग्जाम में क्या लिखते हैं, सबसे पहले सिनॉप्सिस लिखते हैं, फिर किस क्वेश्चन के सिनॉप्सिस लिखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसका नेचर लिखते हैं, उसका स्कोप लिखते हैं। आप क्या करते हो, फिर उस मेन पॉइंट्स पे आते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अप्रोच वही अपनानी है, लेकिन अप्रोच किस वे में अपनानी है ये देखो, ठीक है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, एग्जांपल, इंपॉर्टेंट केस लो, आपको सिर्फ क्वेश्चन में इतना लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आया तो आप एक नंबर में कुछ नहीं डालोगे, जस्ट एक लाइन डालोगे, खत्म, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन 3 नंबर में आया तो भी आप क्या करोगे, बस एक लाइन इंट्रोडक्शन में बता दो, बाकी का पूरा कर दो, समराइज कर दो, बस हो गया। यानी कि आप अगर 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप 7 लाइन पे लिख रहे हो ना, दैट इज इनफ, ठीक है। स्टिक टू द वर्ड लिमिट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। क्या बोला गया है, आप अपनी वर्ड लिमिट से स्ट्रिक रहिए। वर्ड लिमिट से स्ट्रिक रहना कि सपोज आपके आरजेएस के एग्जाम में क्या होता है कि आपको वर्ड लिमिट सेट करके रखी थी, आपको क्या करना है, उस वर्ड लिमिट पे स्टिक रहना है, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। सपोज जो भी यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली आरजेएस के बारे में बात कर रही हूँ, या फिर एमपी में देखोगे तो आपको कोई फिक्स नहीं है क्राइटेरिया कि आपको इतना लिखना है या इतना नहीं, तो आपको क्या करना है, अपनी स्टिक टू द वर्ड। आप जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपसे वर्ड में कितने नंबर में पूछ रहा है, कितने वर्ड में पूछ रहा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी। अरे आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो कि मुझे इतने नंबर में इतना ही लिखना है और इससे ज्यादा नहीं लिखना है, और भले एग्जामिनर उससे कम वर्ड दे, उससे ज्यादा वर्ड दे, मुझे इतना ही लिखना है क्योंकि मैंने अपने आंसर को ऐसे ही इफेक्टिव बनाया है। तो ये चीज जो है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। In the word limit to a question is not provided, you can consider 2 parameters, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये बात भी करी है, अगर आपके क्वेश्चन में आपको वर्ड लिमिट नहीं प्रोवाइड की है, जैसे एमपी में वर्ड लिमिट नहीं प्रोवाइड की जाती, तो फिर हमें क्या करना है, 2 पैरामीटर्स, द मार्क्स अलॉटेड एंड द स्कोप नीड एन एक्सटेंशन। तो आपको कितने नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, आपको सबसे पहले वो ध्यान रखना है, ठीक है। सपोज आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, 6 नंबर में पूछा गया, आपको उस पर फोकस करना है। फिर आपको ये देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, क्या उसने आपसे स्कोप पूछा, क्या उसने आपसे नेचर पूछा, क्या आपने उसने आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको देखना है, ठीक है। प्रैक्टिस एज मेनी एज आंसर राइटिंग क्वेश्चन एज पॉसिबल, ठीक है। उतने क्वेश्चंस, उतने आंसर जितने पॉसिबल उतनी प्रैक्टिस करो, हो सके तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लगाओ, एंड द जुडिशरी मींस एज वेल एज विद द फॉर्मेट ट्रेंड्स। और आप अगर नए फॉर्मेट और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप कभी गलत कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन जुडिशरी मेंस एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। देखो ये जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है, ये आपके आरजेएस 2021 की जो मेंस एग्जामिनेशन है वहां से लिया गया। वहां पे पिछले साल में आपके क्या अप्रोच थे, आपसे 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 24 मार्क्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है।
3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपसे शॉर्ट आंसर में क्या पूछा गया था, 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 4 मार्क्स के। पहले कितने नंबर के पूछे गए थे, पहले आपसे पूछे गए थे 3 मार्क्स के, फिर आपसे पूछे गए 4 मार्क्स के जिसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए, फिर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, ठीक है, 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, और फिर आपसे पूछा गया 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का जिसमें से आपको एक करना है, ठीक है, ये दोनों करना है। तो इस तरीके से आपका जो है आरजेएस एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछता है, तो आपको प्रिपेयर भी करना है किस तरीके से, इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। What should be the structure of long answer writing which is of 10 marks, ठीक है। अब क्या होता है कि आप 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो उसके आंसर राइटिंग क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। राइट अ फिटिंग इंट्रोडक्शन टू योर आंसर, आपको क्या करना है, एक फिट इंट्रोडक्शन लिखना है टू योर आंसर, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन कितने वर्ड्स का लिखे, हम तो भैया कभी कभी 1 पेज का इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, मैम मैंने तो 2 पेज का इंट्रोडक्शन लिखा। अरे नहीं, आप क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी को समझो। सपोज आपसे क्या पूछा गया है एग्जाम में कि आपको 200 वर्ड, सपोज आपसे पूछा बोला गया कि आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन कितने में करना है, 500 वर्ड्स में करना है, कितने में करना है, 500 वर्ड्स में करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस 500 वर्ड्स का 20% कितना होता है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो 5 to 10, मतलब आपको आपका इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, 100 वर्ड्स में लिखना है। तो ये जो 100 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन लिखना है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो एक बेसिक पैरामीटर होता है कि राइट अ फिटिंग इंट्रोडक्शन टू द इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी लेंथियर देन 20% ऑफ द वर्ड लिमिट, ठीक है। जितनी भी आपके वर्ड लिमिट दे के रखी है उससे 20% एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, एट एनी कॉस्ट, एंड इट आइडियल लेंथ इज अबाउट द 10% ऑफ द वर्ड लिमिट। और एक अगर हम आइडियल लेंथ की बात करें तो कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए फॉर 200 वर्ड्स, 20 to 40 वर्ड्स। अगर आप बोल रहे हो कि मैडम अगर 200 वर्ड्स का आया तो उसके लिए भी आपको 20 से 40 शब्दों से ज्यादा इंट्रोडक्शन का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। व्हाट यू शुड बी लुकिंग एट द इंट्रोडक्शन, ठीक है, आप क्या देख रहे हो उस इंट्रोडक्शन में, और कंक्लूजन। देखो आपका कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, आपके आंसर का सम अप, पर ऐसा नहीं कि आप उस कंक्लूजन में 100 चीजें बार बार रिपीट कर दो। अरे इंट्रोडक्शन से ही तो कॉपी करना है, कंक्लूजन नहीं। आपका कंक्लूजन इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि सामने वाले, भले वो 3 लाइन का हो, लेकिन इतना इफेक्टिव हो कि सामने वाले को लगा कि इसकी आंसर राइटिंग बहुत ही इफेक्टिव है, इसकी अप्रोच बहुत ही राइट है, इसे हमें पूरे मार्क्स देना चाहिए। तो ये थी आपके बिगिनर्स के लिए कुछ मेंस आंसर राइटिंग की गाइडलाइंस, ठीक है। डिवाइड द मेन बॉडी आंसर इनटू, हो सके तो आप क्या करो, ठीक है, ये तो आपको मैंने गाइडलाइंस बता दी, लेकिन अगर आपको क्या करना है, आपकी मेन बॉडी आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी है, ठीक है, तो आप क्या करो, उसको पैराग्राफ में कर लो, ठीक है। पैराग्राफ में कर लो, इसका मतलब ये नहीं आपको लाइन छोड़नी, एक पैराग्राफ स्टार्ट करो, यहाँ एंड करो, दूसरा यहाँ से स्टार्ट करो। इस तरीके से आपको क्या लगेगा, आपका आंसर हौच पौच नहीं लगेगा और क्लियरली दिखेगा, ठीक है। When you are asked to discuss both positive and negative aspect of an issue, जनरली क्या होता है, आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो आपको क्या करना है, नेशो यू कैन आइदर लिस्ट ऑल द पॉजिटिव, तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी पॉजिटिव है उनको एक पैराग्राफ में लिख दो, जितने भी नेगेटिव है उनको एक पैराग्राफ में लिख दो, या पहले एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव समझाते चलो, जिस तरीके से आपको सही लगे। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ईच, यू कैन गो फॉर पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन। यहाँ क्या कर सकते हो, आप कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट मैनर में होना चाहिए। रैप योर आंसर विद अ वेल बैलेंस्ड कंक्लूजन। मैंने आपको क्या बोला कि कंक्लूजन आपका कैसा होना चाहिए कि भले 4 लाइन हो, लेकिन इतना सॉलिड और इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि सामने वाला पढ़ के बोले नहीं, इसकी आंसर राइटिंग की अप्रोच बहुत सही है। Also never end the conclusion by posing another question elements, ठीक है। आप आपके कंक्लूजन में भी कभी भी क्वेश्चन एलिमेंट्स नहीं डाल सकते। सपोज आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में हम और क्या क्या कर सकते हैं, रेड क्वेश्चन मार्क, तो ऐसा कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ आंसर, फॉलो इट अप अबाव मेंशन पॉजिटिव ओपिनियन, ठीक है। आपके कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव अप्रोच दिखनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव अप्रोच नहीं दिखनी चाहिए। तो ये जो सारी बातें हैं, ये आपकी कौन सी बातें हैं, ये आपके मेंस आंसर राइटिंग की गाइडलाइंस है कि आपको किस तरीके से एक राइट आंसर लिखना चाहिए, परफेक्ट मैनर में एक आंसर लिखना चाहिए, क्या आपके अप्रोच होना चाहिए, ये सारी चीजें। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, जिससे आपके बहुत सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं वो क्लियर हो जाएंगे।